पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि उसने इस निज़ाम के गले में एक ऐसा ढोल बांध दिया है जो अगले कई सालों तक बजता रहेगा। और ये ढोल है वो कमीशन ऑफ इंक्वायरीज की रिपोर्टें जो हमें बता रही हैं कि पिछले 73 साल में पाकिस्तान का निज़ाम कितना गल सड़ गया है। क्या ये निज़ाम इसी तरह चल सकता है? अगर आप वीट स्कैंडल की रिपोर्ट उठा के देखें, शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट उठा के देखें, पेट्रोलियम कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट उठा के देखें, ब्रॉडशीट कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट उठा के देखें, मिनिस्ट्रियल कमेटी की रिपोर्ट उठा के देखें और दीगर जो कमीशन इस हवाले से, इंडिपेंडेंट पावर प्लांट जो हैं, पावर डिवीजन की पावर सेक्टर के ऊपर कमीशन ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट, तो आपको पता लगेगा कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। और इस सब की अक्कासी आज जब ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट सामने आई तो उसको इंतहाई जामे अल्फाज में, जामे अंदाज में जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख साहब ने बहुत वाज़े अल्फाज में बयान कर दिया है। बिल्कुल वाज़े अल्फाज में यह बता दिया है कि इस मुल्क में 73 साल से क्या हो रहा है और आज भी क्या हो रहा है, माजी में क्या होता रहा। और जो उन्होंने अल्फाज कुछ लिखे हैं उससे अंदाजा यही है कि हमारे सुधरने के कोई चांसेस नहीं है। अगर हमने इस मुल्क को वाकई बचाना है, इस मुल्क ने तरक्की करनी है, इस मुल्क के जो 50% गरीब लोग हैं, 11 करोड़ गरीब लोग, उन्हें हमने गुर्बत से निकालना है, तो शायद यहां पे हमें किसी ना किसी किस्म की कोई इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। और इमरजेंसी लगा के जो IPPs जिनके सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट्स 1.3 खरब 1300 अरब रुपए की हैं, IPP कमीशन रिपोर्ट, और उसके बाद कल ताबिश गौहर साहब ने हमें बताया 2.3 ट्रिलियन आपका सर्कुलर डेट हो चुका है और 1300 अरब रुपए आपने सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट्स के देने। और ये कैपेसिटी पेमेंट क्या है? ये वो चीज है कि खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आने, कि आप किसी होटल में गए, किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने वहां पे रोटी खाई, चाय पी, और चाय नहीं पी, रोटी नहीं खाई, जाके आप सिर्फ बैठे रहे और उस पे बाद आपको खाने का बिल बाकायदा तौर पे अदा करना है। ये इस तरह के मुआहदे कि घर बैठे अरबों रुपए कमाएं। कहीं कोई चोरी होती है किसी बैंक में, किसी घर में, तो बहुत छोटे से अमाउंट्स होते हैं, मैक्सिमम कोई करोड़ों की फिगर सामने आती है बैंक में अगर डकैती हो जाए, हालांकि कम होती है कि करोड़ों की फिगर जाए, चंद लाख रुपए लेके डाकू अक्सर भाग जाते हैं और पुलिस मुकाबले में मारे जाते हैं या पकड़े जाते हैं और उनके ट्रायल चलते हैं। ये वो डकैतियां हैं जो इन तमाम कमीशन ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट्स ने आइडेंटिफाई की, जहां अरबों रुपए के ऊपर हाथ साफ किया गया। और आज ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट में हमें यह भी पता लगा कि जो सरकार पाकिस्तान का पैसा है, जो अवाम का पैसा है, जस्टिस अजमत सईद शेख साहब ने बताया कि तमाम की तमाम ब्यूरोक्रेसी किस तरह से, या तो उन्होंने रिकॉर्ड गायब कर दिया और कमीशन बनने से पहले ही उनके ये हालात हो गए थे कि कोई चीज नहीं देनी, कोई कोऑपरेशन नहीं करनी। और इन्होंने महात्मा गांधी की नो कोऑपरेशन मूवमेंट का हवाला दिया कि यह तो उससे भी एक कदम आगे की ब्यूरोक्रेसी है, कि उसको भी, महात्मा गांधी को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया। एवरी एफर्ट वॉज मेड टू कंसील, हाइड एंड मिसप्लेस द रेलिवेंट रिकॉर्ड in a rather obvious effort to cover up the incompetence and corruption of the present incumbent, their predecessors and political benefactors। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि तमाम मुमकिन कोशिशें की गई कि रिकॉर्ड को छुपा लिया जाए, कोऑपरेशन ना की जाए। और इसमें मुलव्विस कौन कौन है? मौजूदा लोग, इनके पीछे वाले और इनके पॉलिटिकल मास्टर्स, ये सब के सब। और आज की इस ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट, हैट्स ऑफ टू जस्टिस अजमत सईद शेख साहब, जिस तरह उन्होंने ये रिपोर्ट लिखी है और इसमें जो मिसालें दी हैं वो बहुत ही प्यारी मिसालें हैं। और हमारी 73 साल जो तारीख है एडमिनिस्ट्रेशन की, गवर्नेंस की इस मुल्क में, उसे उन्होंने सम अप कर दिया है। इसी रिपोर्ट के पैराग्राफ 4 में प्रीफेस में लिखते हैं कि जब वो ये रिपोर्ट लिख रहे थे तो मार्गला हिल्स के फुट हिल्स पे, मार्गला हिल्स के पास ही रह रहे थे और वहां पे उनकी रिहाइश थी। और जब ये रिपोर्ट लिख रहे थे तो यहां पे गीदड़ जो हैं उनके चीखने की आवाजें उनको बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। लेकिन द हाउलिंग ऑफ द जैकल्स कुड नॉट डिस्ट्रैक्ट मी फ्रॉम द टास्क एट हैंड। लेकिन इन गीदड़ों के चीखने चिल्लाने की जो आवाजें हैं, जो मुझे काम दिया गया था, उससे मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकी।
नाज़रीन, मारगला हिल्स पे वाकई गीदड़ मौजूद होते हैं और जस्टिस अहमद सईद शेख साहब ने जो बात कही, मैं आपको, क्योंकि बहुत से लोग जो इस्लामाबाद से बाहर हैं और मारगला हिल्स पे जो गीदड़ जिस तरह से चीखते हैं शायद उनको ये एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन जो जस्टिस अहमद सईद शेख साहब ने कहा, आइए आपको चंद बताते हैं कि हाउलिंग ऑफ द जैकॉल जो गीदड़ हैं, ये वो मिडनाइट जैकॉल्स वाले नहीं है। ऑफ द रिकॉर्ड के प्रोड्यूसर ज़हीर अहमद साहब, काशिफ बासी साहब के प्रोग्राम के प्रोड्यूसर, उनसे जब ये बात हो रही थी इस पे पूरे न्यूज़ रूम में, तो उन्होंने बताया कि जनाब ये इशारा कि मिडनाइट जैकॉल्स की तरफ तो नहीं है। और मिडनाइट जैकॉल्स आपको पता है पाकिस्तानी तारीख का एक बिल्कुल स्याह बाब है जो इसका आज तक फैसला नहीं हो सका कि क्या हुआ कैसे हुआ। तो मिडनाइट जैकॉल्स भी होते हैं यहाँ पे और प्रैक्टिकली होते हैं, लेकिन ये वाले जैकॉल्स शायद जस्टिस अहमद सईद शेख साहब रेफर कर रहे हैं जो कि बाकायदा तौर पे मारगला की फुट हिल्स पे होते हैं। जस्टिस अहमद सईद शेख साहब ने जब ये लिखा कि द हाउलिंग ऑफ द जैकॉल्स कुड नॉट डिस्ट्रैक्ट मी, तो शायद इसका ये मतलब ही लिया जा सकता है जिसको उर्दू में कहते हैं कि गीदड़ों की गीदड़ भभकियों में मैं नहीं आया और अपना काम करता रहा। अब ये गीदड़ कितने हैं यहाँ पे, और जो लोग इस्लामाबाद में हैं और ख़ास तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में या बिल्कुल मारगला रोड के साथ साथ घूमते फिरते हैं आते जाते हैं, उन्हें पता है कि बहुत सारे गीदड़ इस्लामाबाद में आपको रात को बाकायदा तौर पे नज़र भी आते हैं। इसीलिए जो 90s में एपिसोड हुआ था उसका नाम भी मिडनाइट जैकॉल्स रखा गया था। सिर्फ गीदड़ ही नहीं होते यहाँ पे जिसको वाइल्ड बोर्स कहा जाता है, पिग्स कहा जाता है, उर्दू ज़बान में जिसे सुअर कहा जाता है, वो भी मारगला हिल्स में बहुत सारे होते हैं। और अक्सर हमने देखा है कि जो सामने घर वगैरह हैं वहाँ घुस जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे चले जाते हैं, वहाँ अहम इमारतें हैं उसके अंदर ये सुअर घुस जाते हैं और सीडीए को बड़ी मेहनत करके ये इंश्योर करना पड़ता है कि इतनी अहम इमारतों में ये सुअर ना चले जाएं और जितने भी बड़े लोग हैं वो इससे नाराज़ ना हो जाएं। जो इस्लामाबाद में नाज़रीन सुअर हैं ये बड़ा अपना टारगेट देख के अटैक करते हैं। जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं उस पर अक्सर अटैक नहीं करते, सहाफ़ियों पे काफ़ी ज़्यादा रातों को ये सुअर अटैक करते हैं। और हमारे कोऑर्डिनेटर तलहा नकवी साहब घर जा रहे थे, उनके ऊपर हमला हुआ और एक दो सहाफ़ियों ने बताया उन पे भी इन सुअरों ने हमला किया। वाइल्ड बोर्स और पिग्स ये भी यहाँ पे पाए जाते हैं। जस्टिस अहमद सईद शेख साहब ने एक और बात भी बहुत अहम की और इसकी वजह यह है कि नाज़रीन ये पाए जाते हैं कि मारगला हिल्स एक नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ लेपर्ड्स वगैरह वो भी पाए जाते हैं और दीगर बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। लेकिन ये गीदड़ और सुअर जो है ये आबादियों में आ जाते हैं, बाकायदा बिल्डिंग्स में घरों में घुस जाते हैं इस्लामाबाद में। और ये आज का मसला नहीं है, अरसा दराज से इसी तरह से होता हुआ चला आ रहा है। और जस्टिस अहमद सईद शेख साहब बिल्कुल इस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, गीदड़ भभकियों से डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। एक और अहम चीज़ जो उन्होंने अपने इसी ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट में लिखी है वो कहते हैं कि द अपॉलॉजीज ऑफ करप्शन आर डाइम अ डजन, के करप्शन के हमदर्द इस मुल्क में दर्जन के हिसाब से मिलते हैं जो टके टके पे बिकते हैं। टके के इवज दर्जन आपको ऐसे अपॉलॉजिस्ट मिल जाएंगे जो कहेंगे नहीं यार थोड़ी बहुत करप्शन होती है, जायज़ होती है, जाने दो, मुल्क का निज़ाम भी तो चलाना है, किसी बिजनेसमैन को छोड़ दो, बिजनेसमैन को नहीं पकड़ना चाहिए। और ये वो बातें हैं जो कि तमाम अहम लोग जो हैं इस्लामाबाद में पावर कॉरिडोर्स में उनके कानों में कही जाती हैं। वज़ीर आज़म साहब को भी ये बातें नहीं, मुशर्रफ दौर से लेके आज तक ये कंसिस्टेंट है। लेकिन इसके आगे बहुत प्यारी बात लिखी है जस्टिस अहमद सईद शेख साहब ने, जो पिछले 73 साल की हमारी तारीख बताती है कि वाकई ऐसा ही होता आ रहा है। और जस्टिस अहमद सईद शेख साहब का जितना एक कैरियर है, ट्रैक रिकॉर्ड है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में बतौर जज के, और जिस लेवल से उन्होंने चीज़ें देखी हैं बतौर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के भी, नैब में भी, तो जब वो ये लाइन लिख रहे हैं तो इसके पीछे इन दिहाइयों का एक्सपीरियंस भी है जो कि पूरी तरह अक्कासी करता है कि वाकई मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान में इसी तरह होता है। जस्टिस अहमद सईद शेख साहब लिखते हैं कि आई वंडर वेदर दिस फिनोमेना रिफ्लेक्ट सम परवर्टेड फॉर्म ऑफ एंशिएंट ट्राइबलिज्म, मॉरल बैंक्रप्सी, और सच पर्सन्स आर सिंपली स्टैंडिंग देयर विद देयर माउथ्स ओपन, टेल्स वैगिंग, होपिंग फॉर सम क्रम्स फ्रॉम द टेबल, whatever it may be, as somebody said, and I quote, when I saw corruption I was forced to find truth on my own. I could not swallow the hypocrisy. इसका मतलब ये है कि हम लोग हमारा जो माशरा है उसमें बाकायदा तौर पे इखलाकियात जो है वो ख़त्म हो चुकी है, मॉरल बैंक्रप्सी हो चुकी है। जो ट्राइबल सोसाइटीज़ थी, कदीम ट्राइबल ट्रेडिशन, उस तरह से उन असूलों पे शायद हम अपने माशरे को आज चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर जो उन्होंने मिसाल दी कि यहाँ पे ऐसे पर्सन्स हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं
जो कि दुम हिलाने वाले कुत्ते की तरह मेज के साथ बैठे होते हैं और देखते हैं कि जनाब ऊपर से उनके मुंह में इस उम्मीद पे बैठे होते हैं, दुमे हिला रहे होते हैं कि करप्शन के कुछ क्रम्स जो हैं उनके मुंह में भी चले जाएं, कुछ टुकड़े इस करप्शन के उनके मुंह में भी चले जाएं। उस कुत्ते की तरह बैठे टेबल के पास दुम हिला रहे होते हैं अपने मालकान के सामने। और ये मालकान कौन है हम सबको पता है। उसमें वीट कमीशन रिपोर्ट आया, उसमें आइडेंटिफाई हुआ, शुगर कमीशन रिपोर्ट आया, उसमें आइडेंटिफाई हुआ, पेट्रोलियम कमीशन इंक्वायरी रिपोर्ट आई, उसके अंदर हमें आइडेंटिफाई हुआ, आईपीपी कमीशन इंक्वायरी रिपोर्ट आई, उसके अंदर हमें आइडेंटिफाई हुआ। और आज जब ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट आई है तो इसमें भी हमें पता लग रहा है कि रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के जो मुफादात हैं उसका दिफा नहीं किया जाता। फॉरेन ऑफिस से रिकॉर्ड गायब हुआ, हाई कमीशन पाकिस्तान का लंदन से रिकॉर्ड गायब हुआ, अटॉर्नी जनरल ऑफिस से रिकॉर्ड गायब हुआ, लॉ मिनिस्ट्री से रिकॉर्ड्स गायब हुए। ये तमाम चीजें जस्टिस अजमत सईद शेख साहब ने इसमें लिखी हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिकॉर्ड गायब हुआ। और सोने पे सुहागा जो कार्रवाइयां डाली गईं, जो हुकूमत पाकिस्तान के साथ फ्रॉड किया गया, ये पेमेंट्स करके एक जाली ब्रॉडशीट को, इसमें मुल्क के जिनको कहा जाता था नामवर वकला अहमद बिलाल सूफी साहब, इसमें लिखा हुआ है कि ब्लैंक, हमने आपको वो दस्तावेजात भी दिखाए थे, ब्लैंक एग्रीमेंट्स पे साइन करते रहे और जो रोल था वो इंतहाई क्वेश्चनेबल। जो फॉर्मर डिप्टी हाई कमिश्नर थे लंदन के, बाद में हाई कमिश्नर इंडिया के बने अब्दुल बासित साहब, उनके किरदार पे बहुत सारे सवालात इस कमीशन रिपोर्ट में उठ गए कि जनाब किस तरह से आपने विदाउट वेरिफिकेशन ऑफ सिग्नेचर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आपने साइन करवा लिए, इतने एक्सपीरियंस डिप्लोमेट होने के बावजूद। जो अकाउंट्स के अफसरान थे उनके हवाले से, और फिर जिस अकाउंट में पैसे वायर ट्रांसफर किए गए वो अकाउंट नंबर दिया किसने और किसके पास था वो भी रिकॉर्ड में मौजूद नहीं। अहमद बिलाल सूफी साहब और शायद अकाउंटेंट को मालूम था और किन लोगों को। अब ये हुकूमत पाकिस्तान को इस तरह से, जो आज की रिपोर्ट हमारे सामने आई है, इस तरह से नाज़रीन जो पैसा है उसको इस्तेमाल बाकायदा तौर पे किया गया। अब जो ब्यूरोक्रेसी की नॉन कोऑपरेशन है वो आज भी जारी है। जिस तरह के ये 2007-8 का मामला था, रिकॉर्ड्स गायब हो गए। हुकूमत बहुत सारे फैसले करती है। जो पेट्रोलियम कमीशन था उस पर वजीर आजम ने एक मिनिस्ट्रियल कमेटी बना दी। उस मिनिस्ट्रियल कमेटी को असद उमर साहब और दीगर मेंबरान थे, कन्वीनर इसके असद उमर साहब थे। आज काबीना में ये रिपोर्ट भी पेश हुई और काबीना ने इजाजत दी कि इसको भी पब्लिक कर दिया जाए। इसके नाज़रीन आखिरी पैराग्राफ में जो रिकमेंडेशंस हैं कि SAPM पेट्रोलियम नदीम बाबर साहब साइड पे हो जाएं जब तक कि इसकी सारी आगे इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, और सेक्रेटरी पेट्रोलियम में भी आस्क्ड टू रिपोर्ट टू एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन। बड़ा वाज़े लिखा हुआ है, आगे पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ। अब नदीम बाबर का तो जनाब नोटिफिकेशन आ गया, हफीज शेख का नोटिफिकेशन आ गया। हमारे कोऑर्डिनेटर तला नकवी ने चेक किया था आज पेट्रोलियम मिनिस्ट्री। असद हयाउद्दीन साहब बतौर सेक्रेटरी पेट्रोलियम आज भी अपनी जगह पे बाकायदा तौर पे मौजूद हैं। तो क्या ब्यूरोक्रेसी अपने ही लोगों को बचा रही है? वजीर आजम की हिदायत, काबीना की हिदायत, पावरफुल मिनिस्ट्रियल कमेटी की रिकमेंडेशन, और वो ब्यूरोक्रेसी अपनी ही जगह पे बैठी हुई है। मैं नाज़रीन अपने पैनलिस्ट का आपसे तारुफ करवा दूं। इस स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान डार साहब, साबिक मामले खसूसी वजीर आजम के बराए अमूर यूथ अफेयर्स। अभी तक साबिक ही हैं आप? वैसे तो एज ए वर्कर बड़ा खुश हूँ मैं, काम जारी है, सारी है, भाग दौड़ कर जिस तरह लोग फारिग हो रहे हैं, साबिक रहना ही बेहतर है, क्या ख्याल है? नहीं है, इट डिपेंड्स कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है। साथ ही हमें नाज़रीन ज्वाइन कर रहे हैं राना सनाउल्लाह खान साहब, सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पंजाब के। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में शिरकत करने का। रिपोर्ट पे रिपोर्ट कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। शुगर इंक्वायरी कमीशन पे सुने जहांगीर तरीन साहब के हमारे पास इतलात हैं कि अकाउंट्स भी, आज ज़ाती अकाउंट्स भी उनके और उनकी फैमिली के फ्रीज किए जा रहे हैं। और जब जहांगीर तरीन साहब से पूछा गया इस हवाले से सबसे कुछ देर पहले उन्होंने कहा मेरे पास इतलात नहीं। तो ये वाला केस हम मंतकी अंजाम तक देखेंगे कि पहुंच रहा है और बाकी केसेस में भी कार्रवाई होगी। देखिए अरशद, जहांगीर तरीन या इस रिपोर्ट पे आने से पहले एक तो मैं आपको अब दिल से खराज तहसीन पेश करता हूँ। वो इसलिए पाकिस्तानियों, जो अभी मैं यहाँ स्टूडियो में बैठा हूँ और अरशद शरीफ ने अपना दिल चीर कर ये रिपोर्ट पे आपने पूरा, जस्टिस अजमत सईद शेख साहब, लेकिन उस रिपोर्ट को आपने पाकिस्तानियों के सामने रखा है और जिस अंदाज में रखा है, आप किसी प्रॉम्प्टर से या कोई बोर्ड नहीं पढ़ रहे थे, या आपने बिल्कुल अपने दिल की बातें की हैं सिस्टम की। ये जो निज़ाम फरसूदा हो चुका है, इस पे भी आने लगा, मैं जस्टिस साहब पे भी आने लगा। जस्टिस साहब पे आना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले मैं कौम को बताना चाहता हूँ, ये कोई आप सामने पढ़ नहीं थे रहे, दिल की बातें कर रहे थे। रिपोर्ट तो सारे पढ़ते हैं,
लेकिन जिस तरह आपने रिपोर्ट को कौम के सामने रखा है, मैं आपको हिरायत सीन पेश करता हूं। बहुत शुक्रिया आपका। और जज्बात की अक्कासी की है आपने उन पाकिस्तानियों की जो वाकई चाहते हैं पाकिस्तान का निज़ाम ठीक हो, जो वाकई चाहते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में महकमाना करप्शन का जो उन्हें सामना है, जो सबसे मैं समझता हूं बड़ा कैंसर है इस मुल्क का, कि हम लोग अरशद समझते ही नहीं है ये पाकिस्तान रहेगा तो हम सब रहेंगे। छोटे छोटे मामलात के लिए हम लोग करप्शन पे तैयार हो जाते हैं। कोई शख्स मुल्क का नहीं सोचता, हर शख्स अपनी जेब का सोचता कि मेरा दुकान जो है वो सीधी कैसे होनी है। और यही वजह है कि पाकिस्तान पीछे रह गया। ना ये सिस्टम अकेला इमरान खान ठीक कर सकता है, ना आप अरशद कर सकते हो, ना मैं कर सकते, जब तक एक इज्तिमाई सोच इस मुल्क में नहीं आएगी कि हमने सबसे पहले पाकिस्तान का सोचना है। और अब मैं आना चाहता हूं जस्टिस अजमत सईद साहब पे। ये वजह थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इनकी सिलेक्शन की। आप बताएं अगर कोई और चॉइस होती पता नहीं कौन होता, क्या इस तरह की रिपोर्ट सामने आती? मैं जस्टिस साहब को भी हिराजत सीन पेश करता हूं, उन्होंने भी ठोक बजा के सारा निजाम कौम के सामने रख दिया कि यह हकीकत है हमारे मुल्क की 73 साल परफॉर्मेंस की। उम्मीद करता हूं कि राना सनाउल्लाह साहब भी जरूर इस चीज पे सियासत नहीं करेंगे, महसूस करेंगे कि 40 साल से ये लोग भी इस निजाम का हिस्सा हैं। क्या मुल्क आगे चला गया? किस हालात में मुल्क दिया गया पाकिस्तान तरीके इंसाफ को, इमरान खान को? उसका कसूर यह है कि 40 साल का गंद अकेला शख्स साफ करने की कोशिश कर रहा है अर्शद। इस मुल्क में नहीं कर सकता अकेला इमरान खान। जब तक हम सब लोगों की, ये जो कैमरामैन आपका पीछे खड़ा है, इसकी सोच भी ये नहीं होगी कि अगर मेरी 30,000 रुपया तनख्वाह है तो मैंने अपने बच्चों के जिस्म में रिज़्क़े हलाल उतारना है। मैंने ये नहीं देखना मैंने 1 लाख रुपए पे कैसे पहुंचना, चाहे वो 70,000 रुपया जो है करप्शन से क्यों ना हो। अब आता हूं मैं इन केसेस पे। मैं समझता हूं कि हमारी हुकूमत को ये तमाम केसेस अपने अदवार में मेरिट पे, शफाफियत पे जो हम देख भी रहे हैं, हो रहे हैं, क्लोज करने चाहिए ताकि अगली आने वाली बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने ये क्लोज ना किया तो आपकी पूरी काबीना इन्हीं केसेस में इम्प्लीकेट होगी। और मैं अगर ये आपने क्लोज ना किया, इन अगले 2.5 साल में जितनी रिकमेंडेशंस आई हैं इन कमीशन ऑफ इंक्वायरी की, वीट स्कैंडल से लेकर आज ब्रॉडशीट की, राना सनाउल्लाह साहब आप तो वकील भी हैं, जितनी ये रिकमेंडेशंस हैं और अगर ये 2.5 साल में क्लोज ना हुआ तो ये सारे मुकदमे फिर इसी हुकूमत पे बनेंगे। देखें अरशद शरीफ साहब, इसमें मैं ये बात कहता चलूँ कि आपने वाकई इस रिपोर्ट को जो है वो बहुत ही अच्छे अंदाज से जो है वो पेश किया है। और जो शेख अजमत सईद साहब बड़े लंदन आदमी हैं, उन्होंने जिस मत से और जिस मेहनत से उन्होंने ये रिपोर्ट मुरतब की है, लेकिन हमारा जो बुनियादी मसला है वो तो ये है कि ये रिपोर्ट तो उन्होंने मुरतब कर दी, कोई उन्होंने इसका हल भी तजवीज़ किया है। इस तरह की रिपोर्टें इससे पहले भी बड़ी आई हैं और उनमें भी मसाले जो हैं वो बड़ी आला से आला दी गई, लेकिन किसी ने हल तो नहीं बताया। और इस रिपोर्ट में भी, अब अगर आपने इसको सारा पढ़ा है, मैं इसे पढ़ नहीं सका और मैं इसको ज़रूर इसको जो है वो देखूँगा, कोई इसमें हल उन्होंने जो है वो तजवीज़ किया है। जी बिल्कुल राना सनाउल्लाह साहब, ये भी आपने बहुत अच्छा किया कि नाजरीन को ये भी बताना चाहिए कि हल क्या तजवीज़ किया। इस हवाले से नाजरीन, आज मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जो एक्शंस इसमें रिकमेंड किए हैं वो कौम को बताए कि किन किन अफसरान के खिलाफ क्रिमिनल केसेस की, क्रिमिनल एक्शन की रिकमेंडेशन है इस रिपोर्ट में। आइए देखते हैं। 5 लोगों के खिलाफ फौरी तौर के ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई जो है उसका हुक्म आज काबीना ने दिया है। इनमें अहमद बिलाल सूफी साहब शामिल हैं, हसन साकिब शेख साहब शामिल हैं, ये इस वक्त FBI में हैं, गुलाम रसूल साहब शामिल हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के जॉइंट सेक्रेटरी थे, अब्दुल बासित साहब साबिक डिप्टी हाई कमिश्नर UK में, उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। शाहिद अली बेग जो कि डायरेक्टर ऑडिट एंड अकाउंट्स हाई कमीशन थे लंदन में, उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तारिक फवाद मलिक, इन्होंने जो ब्रॉडशीट का सारा जो करवाया था कॉन्ट्रैक्ट, उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो जो ब्रॉडशीट कमीशन ने इन 5 हजरात को मेन एक्यूज्ड डिक्लेयर किया है अपनी इस रिपोर्ट में। जी, और साथ मजीद ये भी रिकमेंडेशंस दी हैं और जिस दौर का हवाला दे रहे हैं और आज तक जो चीज़ें कंटिन्यू कर रही हैं
कि जनाब जो पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी है, जो मुशर्रफ दौर में रूल्स को बाईपास किया गया, जल्दी में तेजी में काम करवाए गए, उस पर इन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी एंड अनड्यू प्रेशर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स यूजुअली लीड्स टू रॉन्ग डिसीजंस बाय द ऑफिशियल्स, thus damaging the country's interest at the national and international forums। और रूल्स ऑफ बिजनेस के हवाले से और मुख्तलिफ जो रूल्स इसमें दिए गए हैं उसका हवाला दे के हुकूमत पाकिस्तान को सजेशंस दी गई हैं, रिकमेंडेशंस दी गई हैं कि उस पर अमल करना है, नहीं तो आइंदा भी यही जो रॉटन गला सड़ा निज़ाम है इसी तरह चलता जाएगा और लोग पकड़े नहीं जाएंगे। और स्ट्रॉन्ग एक्शन रिकमेंड किया है, मिसालें बनाने की इसमें बात की गई। अब यह हुकूमत पाकिस्तान पे है कि उस रिकमेंडेशंस पे कितना अमल करते हैं। एक और बहुत ही इंतहाई अहम चीज इस रिपोर्ट में जस्टिस अजमत सईद शेख साहब ने मेंशन की है और वो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से, मुफादात के टकराव के हवाले से, जिसका नाज़रीन हम आपको कल भी बता रहे थे। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की अगली शक्ल जो है, जो वकील अबूजर सलमान न्याजी ने हमसे कल शेयर की थी ट्वीट्स के जरिए और फिर हमने आपसे प्रोग्राम में बताया कि एक रेगुलेटरी कैप्चर हो जाता है, चौकीदार चोरों डाकुओं के साथ मिल जाता है, जो खिलाड़ी हैं वो खुद ही अंपायर बन जाते हैं। और इसकी मिसालें इस हुकूमत में भी मौजूद हैं। और एक तो बड़ी वाज़ेह मिसाल है, जो पहले एक नदीम बाबर थे, एक रज़ाक दाऊद हैं, जो मुशर्रफ दौर से अब तक वही बीन बजाते जा रहे हैं। और अब इस हुकूमत का समझ नहीं आती लोगों को कि चले हुए कारतूस ही इनको क्यों मिलते हैं, कि जनाब जो लोग पहले फेल हो चुके हैं, जिन्होंने डिलीवर नहीं किया, और वो वाली पार्टी जो कि यूथ पे ज्यादा मबनी है, जिसको यूथ की ज्यादा सपोर्ट है, जिनको ये ख्वाब दिखाया गया कि हम आएंगे, नया पाकिस्तान बनाएंगे और यंग क़यादत को सामने लेके आएंगे, तो फिर शौकत तरीन जैसे जिन पे नैब के मुकदमात भी हैं, चले हुए कारतूस जो अपना बैंक भी सही तरह से नहीं चला सके, उनसे अब हमारी इकोनॉमी पे मशवरे लिए जाएंगे। इस पर ही बात करेंगे नाज़रीन, एक वक्फे के। वेलकम बैक नाज़रीन। इसी रिपोर्ट के सफ़ा नंबर 60 पे मुफादात के टकराव के हवाले से लिखा हुआ है और ये बात बड़े वाज़े अल्फाज में बताई गई है कि जनाब आज भी पाकिस्तान में ये मुफादात का टकराव वाली बीमारी है। और जो मैं आपको बात बता रहा था कि चौकीदार चोरों डाकुओं के साथ मिले हुए हैं, उस हवाले से बाकायदा ये कोटेशन इसमें दी गई है कि जब लूट खसूट जिंदगी का मामूल बन जाता है तो माशरे में चंद अफराद एक ऐसा निज़ाम बना लेते हैं कि उसे लीगली कानूनी तौर पे जस्टिफाई कर लेते हैं और फिर उसके लिए तमाशबीन जो हैं उसे ग्लोरीफाई भी करते हैं और इसको बाकायदा तौर पे एक वे ऑफ लाइफ बना लेते हैं, तर्ज जिंदगी बना लेते हैं। और इसी सफ़ा नंबर 60 पे लिखा हुआ है कि ये आज भी पाकिस्तान में इसी तरह से हो रहा है और करप्शन ने पाकिस्तान के हर इदारे को दीमक की तरह, कैंसर की तरह बीमार कर दिया है, दीमक की तरह चाट लिया है, कैंसर ज़दा कर दिया है। और ऑल 4 पिलर्स ऑफ द स्टेट, जिसमें के एग्जीक्यूटिव आ जाती है, आपकी पार्लिमान लेजिस्लेचर आ जाती है, जुडिशरी अदलिया आ जाती है और इस्टेब्लिशमेंट आ जाती है, ऑल 4 पिलर्स ऑफ द स्टेट आर अफ्लिक्टेड विद दिस मेलिस, इस बीमारी में मुब्तला हैं। बट परहैप्स व्हाट इज वर्स इज दैट मोस्ट ब्लेटेंट एक्ट्स ऑफ करप्शन, even those without the benefits of a fig leaf, are not only condemned but also applauded। और इससे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि जो मुबैना करप्शन इतने बड़े पैमाने पे होती है उसे बुरा कहना तो दरकिनार, उसके लिए तालियां बजाई जाती हैं। राना सनाउल्लाह साहब, आपसे जानना चाहूंगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात आई, आईपीपी रिपोर्ट से हमें पता लगा और अभी जब एमओयू किया इस हुकूमत ने कि रज़ाक दाऊद की कंपनीज को 14 अरब रुपए देने, नदीम बाबर की कंपनी को 7 अरब रुपए देने, और ये इस रिपोर्ट में भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का हवाला दिया जा रहा है। क्या इस हुकूमत में भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? और यही रिपोर्ट बताती है कि माजी में भी ये कमजोरी हमारी तमाम हुकूमतों की रही है, तो इससे हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं? देखिए अरशद शरीफ साहब, ये रिपोर्ट जो है ये किसी भी जलसे में तकरीर करने के लिए जो है ये बहुत मौजू है और इसमें बड़े ज़ोरदार अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं। आपका प्रोग्राम भी माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है और इससे भी और बेहतर जो है वो जा सकता है। लेकिन मामला ये है कि क्या किसी की निशानदेही हुई है? अगर निशानदेही वही एक जॉइंट सेक्रेटरी की हुई है, एक डिप्टी सेक्रेटरी की हुई है, एक वकील की हुई है, तो फिर इससे होना क्या है? फिर से इसी तरह से जो है वो पहले होता रहा है
यानी ये रिपोर्ट्स जो हैं, अगर ये यानी जलसों में होने वाली तकारीर के जो है वो हिसाब से जांची जाएंगी तो फिर तो यही कुछ होगा। मामला ये है कि हर कोई जो है वो पिछली बात जो है वो 10 साल, 15 साल, 20 साल, मामला ये है कि जब आप 10 साल पुरानी बात को खरीदेंगे, 20 साल पुरानी बात को खरीदेंगे, बिफोर पार्टीशन पे चले जाएंगे तो फिर यही कुछ होगा। ना रिकॉर्ड मिलेगा, ना बंदे मिलेंगे, को मर चुके होंगे, कोई नहीं। राना सनाउल्लाह साहब माशाल्लाह रिटायर हो चुके होंगे। भी आप बहुत मामला अच्छे नहीं, सुन लेना मेरी बात से आप जवाब कंटिन्यू करें, मैं इसी में एक सवाल सिर्फ ऐड कर देता हूं आपको। आज नहीं, मुझे सुन लेना, आज मुझे ये बताएं कि आज ये 5-7 डकैतियां हुई है जिसमें से कोई डकैती भी जो है वो 100-150 अरब रुपए से कम नहीं है। वो भाई पकड़े इनको, आज की बात तो आज पकड़े ना, बजाय इसके कि हुक्मरान भी तकरीर करते जा रहे हैं कि जी ऐसे बढ़ना चाहिए, आगे ऐसे होना चाहिए। वो बढ़ना किसने है? अगर आज से 10 साल पहले ये नहीं हुआ, भाई आज से शुरू करें ना। जो इस वक्त जिन 2 चीजों का हवाला आपने दिया है, इन बंदों को पकड़ के दें सुबह अंदर। ये डकैतियां जो अद्वियात की डकैती, चीनी डकैती, आटा डकैती हुई है, ये कम से कम जो है ये कोई 800,000 अरब रुपए की डकैती है। पकड़े इनको सुबह, सारे बंदे मौजूद हैं। और दूसरा ये है कि जिन ज्वाइंट सेक्रेटरी को, डिप्टी सेक्रेटरी और एक वकील का नाम लिया जा रहा है, वो उनकी मजाल है कोई कि इतनी पेमेंट्स जो है वो लाखों करोड़ों रुपए या डॉलर्स की राइट। आपने रिकॉर्ड की बात करवाई है, उनका नाम किधर है? अच्छा देखिए अरशद, पाकिस्तानियों राना सनाउल्लाह के माथे का पसीना गवाही दे रहा है कि इनकी टांगे कांप रही हैं। इनको पता है अब इनकी तरफ मामला नहीं, सुनने राणा साहब हौसला करें। मैं आप लोग आपकी फेरी टेल में सुन रहा था ना, अलिफ लैला की कहानी। अब सुने जरा, दिल बड़ा करके सुने। मेरे माथे पे पसीना इसलिए है कि चोरों को पकड़े। राणा साहब आप लोग, तुम्हारी तरह नहीं, राणा साहब खुद चोरों के टोले में शामिल हो। राणा साहब सुने ना, हौसला करके, उनका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हो, हौसला करके सुने मेरी बात। मुझे ये अरशद बताएं कि 40 साल से ये लोग इस मुल्क के निजाम में रहे हैं। टोले में बैठ के राना सनाउल्लाह मुझे एक आरती की एफआईआर लाके दिखा दे कोई ने अपने दौर में काम जो है वो खराब किया है। राना साहब इस क्रॉस टॉक में समझ नहीं आएगी। राना साहब इस मुल्क में आटा माफिया, पेट्रोल माफिया, कब्जा माफिया, सबके हाथ मजबूत करने वाले आप लोग हैं। आपके दौर में तो एक आरती के ऊपर एफआईआर नहीं हुई। आज ये इमरान खान है जिसने इस माफिया के जत्थे को हाथ डाला है। आपकी टांगें इसलिए कांप रही हैं कि इमरान खान चीनी का कारोबार नहीं करता। चीनी का कारोबार करता है शरीफ खानदान, चीनी का कारोबार करता है सरदारी खानदान, टोटली बुढ़ियों का कारोबार करता है शरीफ खानदान, लोहे का स्टील का कारोबार करता है शरीफ खानदान। कोई एक कारोबार आप लोगों ने नहीं छोड़ा जो आवाम के मुतल्लिका हो। हुकूमत में आके ये लोग पॉलिसियां बनाते रहे हैं अपने इक़्तिदार में आके अपने कारोबारों को नवाजने के लिए। अब इनकी टांगें कांप रही हैं। फिक्र ना करो, कब्जा माफिया को दफन करके दम लेंगे, चीनी माफिया को भी मंतकीन जहां तक पहुंचाएंगे। राना साहब फिक्र नहीं करें, हौसला और तसल्ली रखें। कोई एक इन्होंने कभी रिपोर्ट पब्लिक नहीं की, पूछे इनसे। कोई एक इन्होंने रिपोर्ट पब्लिक नहीं की और टीवी चैनल पे बैठ के कह रहे भी कुछ हो नहीं। ये जो तुमने अगर आपको खौफ नहीं है तो माथे पे पसीना क्यों आ रहा है? रिपोर्ट आई है सामने, माथे पे पसीना क्यों आ रहा है? राना साहब मैं यहाँ पे नाज़रीन एक वक्फा लेते हैं और क्योंकि क्रॉस टॉक इतनी थी, पता नहीं कितनी बातें आपको समझ आई या नहीं, इसलिए हम कहते हैं कि अपनी अपनी बारी पे अगर बात कर ली जाए तो बात समझ आ जाती है। लेकिन मेरे ख्याल पैशंस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं दोनों साइडों पे। एक वक्फा लेते हैं, आप दोनों से गुजारिश है थोड़ा पानी पिएं ताकि इस पे हम थोड़ी बात ऐसी करें जो नाज़रीन को समझ भी आ सके। क्रॉस टॉक पे शायद समझ नहीं आएगी। वक्फे के बाद नाज़रीन दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सवाल वही है, मुफादात का टकराव, और अब शौकत तरीन साहब भी हुकूमत में आ रहे हैं। ये वही पुराने शौकत तरीन साहब हैं जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, अपना इनका एक बैंक भी है जो माली मुश्किलात का शिकार है। वो एक ऐसी हुकूमत को मुशावरत देंगे जो कि ख़ुद इस वक्त इकनॉमिक कोविड की वजह से हुकूमत कहती है कि हमारे माशी हालात काफ़ी मुश्किल हैं। उस्मान डार साहब, ये आपको हफीज शेख, शौकत तरीन, रज़ाक दाऊद साहब जो अरसा दराज से इस निज़ाम का हिस्सा चले आ रहे हैं,
ये सारे चले हुए कारतूस ही मिलते हैं। आप जैसे यंग लोग जो आइडियोलॉजिकल हैं उन पे मैंने कोई केस अभी तक नहीं सुना कि डायरेक्ट नाम आया हो। मुराद सईद हो गया, आप हो गए, शिबली फराज साहब हो गए, फवाद चौधरी हो गए, डॉक्टर शीरी मज़ारी, अमाद अजहर, ये चले हुए कारतूस ही मिलते हैं जिनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं। देखो एक तो अर्शद, जहाँ तक केसेस की बात है, नदीम बाबर पे कोई करप्शन साबित नहीं हो गई या उन्होंने कोई पैसा बनाया, अभी तो इंक्वायरी हो रही है। इसी तरह फी शेख साहब हैं, वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे गए हैं आपके सामने, इलेक्शन हारने की वजह से उन्हें स्टेप डाउन करना ही था। रज़ाक दाऊद हैं, लेकिन देखिए ये भी एक हकीकत है कि इस मुल्क के सिस्टम को समझने के लिए भी एक वक्त दरकार है। पाकिस्तान कोई बड़ा आइडियल मुल्क नहीं कि आप आएँ और आते सार बड़ी ठीक ठाक गवर्नेंस है, दूध और शहद की नदियाँ इन्होंने बहाई हुई हैं, ख़जाने में माल ही माल है, तो आप आएँ और आप एक इक़्तिदार को एंजॉय करें। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा आ भी जाता है, ठीक है वो रहा होगा गवर्नमेंट का या किसी का हिस्सा, लेकिन अगर उसकी वफादारियाँ इस मुल्क के साथ हैं, उसकी वफादारियाँ रियासत के साथ हैं, अगर वो कॉम्पिटेंट है, इनफ है एक चीज़ को चलाने के लिए, तो इसमें आप लोग फर्स्ट टाइम हुकूमत में आए, इतना बड़ा कामयाब जवान प्रोग्राम आप चला रहे हैं, वज़ीर आज़म ने कई दफ़ा आपकी तारीफ भी की है, तो आपने तैयारी की थी कामयाब जवाब प्रोग्राम की या एक्सपीरियंस था आपको? नहीं, मैं तो रोजाना घर से इस सोच से आता हूँ कि बस आज जहाद करना है जाके, और फिर वो 2-2.5 साल से एक जहाद चल रहा है। जो आपकी इतने यंग सारे लोग हैं उनको अगर मुझसे आप पूछे मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ हम 2.5 साल में या 2 साल में जहाँ मैं इस प्रोग्राम को लेके पहुँचा या कोई और है, ये शायद 6 माह वाले काम थे। सिस्टम स्ट्रीमलाइन नहीं है, फाइल्स आगे बढ़ती नहीं है, रुक जाती हैं, कहीं ना कहीं जाकर रुक जाती हैं, फॉलो अप करने पड़ते हैं। तो सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, जो आसान काम नहीं है। जस्टिस साहब की रिपोर्ट क्या कह रही है, अब जो यूके में फाइलें गैप हो गई हैं, यहां फाइलें गैप हो गई हैं, इन लोगों को तो कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए और पहुंचाएंगे भी। और राना साहब तसल्ली रखें, आप एक एक क्लोज करके जाएंगे केस, मेरिट पे करेंगे, चाहे राना सनाउल्लाह का केस ही क्यों नहीं, जो मेरिट पे करेंगे, तसल्ली रखो। 2.5 सालों में तुम चोरों को जाने नहीं देंगे। तुम चोरों ने इस मुल्क का 2.5 साल में बड़ा गलत आते जाओ, तुम ऐसे नहीं लग रहे। अच्छा राना सनाउल्लाह साहब, एक आपसे मैं सवाल कर लूं। फवाद चौधरी साहब ने आज मरियम नवाज साहिबा के हवाले से एक बात की, और क्या बात की फवाद चौधरी साहब ने, आइए सुनते हैं। मरियम नवाज खामोश हैं, डॉक्टर अदनान पाकिस्तान आ चुके हैं, तो क्या वो खामोशी और नून लीग के जो रहनुमा हैं उनका मरियम के बाहर जाने का इंडिया देना, क्या काबीना में इस हवाले से डिस्कशन हुई? अल्लाह खैर ही करे, मरियम नवाज की खामोशी को अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि काबीना इस बार जो है वो हम जैसे लोगों की बात सुन लेगी। नहीं, अभी तो कोई ऐसी डिस्कशन नहीं। और नाज़रीन, इससे पहले मरियम नवाज साहिबा क्या कह चुकी हैं, आइए देखते हैं। जब तक ये हुकूमत घर नहीं चली जाती, इमरान खान को हम घर नहीं भेज देते, ये मेरे ट्रे में रख के भी मेरे आगे अगर पासपोर्ट लाएं और मेरे आगे अगर टिकट लेकर आएं और ECL में मेरा नाम निकालने की कोशिश करें, मैं इनको कहूंगी उठाओ और चलते बनो। जी राना सनाउल्लाह साहब, इशू जो है आपकी समझ आ रहे हैं, हुकूमत क्यों कह रही है कि मरियम बीबी बाहर जाना चाह रही हैं? मामला ये है कि ये एक ऐसा टोला है जिसमें डाकू शामिल हैं, जिसमें मॉरली करप्ट लोग शामिल हैं, जिन्होंने 3 सालों में बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क का। अब इनको खौफ है कि इनका यौम हिसाब आने वाला है, और अब आप ये देखें कि मरियम नवाज से इनके खौफ का आप अंदाज़ा लगा लें कि कभी नैब को आगे करते हैं, फिर वहाँ से दौड़ जाते हैं, कभी ये ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं कि वो बाहर चले जाएगी। इंशाअल्लाह ताला हमने इनके जुल्म का, इनकी ज्यादतियों का हमने 3 साल से हम मुकाबला कर रहे हैं, और 3 साल में इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। राना सनाउल्लाह साहब, ये तय है कि ये हुकूमत गिराए बगैर, इनको घर भेजे बगैर इंशाअल्लाह ताला इन डाकुओं को जो है इस कौम पे जो ये मुसल्लत हैं, इनको इंशाअल्लाह ताला इनके कैफरे किरदार तक, इनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। राना सनाउल्लाह साहब, ये बात तय है कि जब तक इस हुकूमत को घर नहीं भेजा जाएगा, मरियम बीबी मुल्क से बाहर नहीं जाएंगी? जी इंशाअल्लाह ताला ये बिल्कुल तय है, और हम इनके जुल्म का मुकाबला करेंगे, और इन जालिमों को और इन डाकुओं को जो है वो इनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। डॉक्टर अदनान साहब जो आए हैं, तो अब ट्रीटमेंट पाकिस्तान में ही होगा? नहीं, डॉक्टर अदनान साहब आए होंगे, अपने किसी काम से आए होंगे, को डॉक्टर अदनान साहब का किसी का, अब यह हाल इनका देखें कि किसी का, यानी एक छोटी सी बात भी होती है ना, डॉक्टर अदनान साहब आए हैं, उससे इन्होंने आस लगा ली है कि जी अब मरियम नवाज से हमारी जान जो है। डॉक्टर तक कोई पाकिस्तानी ढूंढ लें,
आपका हाल ये है कि मैं डॉक्टर एक भी बात वोट अगर करने मुकम्मल- पड़ते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पाकिस्तानी डॉक्टर राणा बहुत साहब, है, बहुत राणा है साहब, मैं पाकिस्तानी आपको डॉक्टर। यकीन दिलाता हूँ, राना सनाउल्लाह ये जो तसल्ली आप रखें हॉस्पिटल पाकिस्तानियों, में बैठे हैं ना, ये राना भी उन्हीं के सनाउल्लाह बराबर। की गाड़ी में हेरोइन थी या बड़ी मेकअप तसल्ली है। पाउडर था, ये दूध का दूध पानी का पानी होगा, केस भी क्लोज होगा। तसल्ली रखे राना कब साहब, होगा वो कब होगा तसल्ली रखे ना। आप क्या मेकअप पाउडर लेके गाड़ी में घूम रहे थे? आपकी गाड़ी में मेकअप पाउडर था व्हाइट कलर का? बोले ना मैं मेकअप करता हूँ, पाउडर रखा हुआ था चेहरे पे लगाना पड़ अगर रहा था, ऐसे भी बन कह रहे कोई थे। ड्रग्स बरामद हुई हो तो अल्लाह ताला का कहर और गजब मेरे ऊपर नाज़िल हो, वैसे भी वरना सब ये जुडिस नाज़िल केस होगा है, तुम्हारे ऊपर, सब तुम्हारे जुडिस बॉस केस के है, केस इस पर ऊपर मैं बात करेंगे। नहीं और करूंगा। सब ये तुम्हारे है, पूरे तमाम टोले के केसेस ऊपर। क्लोज होंगे। तुम लोग इस हद तक बेशर्म और बेहया हो कि तुम झूठे मुकदमे बना रहे हो लोगों के खिलाफ और जुल्म कर रहे हो। जितने भी इस कमीशन जुल्म से की तुम बच नहीं रिकमेंडेशंस सकोगे। आई हैं, इन पे एक्शन लेगी हुकूमत, Action- रिकमेंडेशंस पे इम्प्लीमेंटेशन होगी। देखिए एक्शन लेंगे, फवाद चौधरी साहब ने आपको बताया है, चंद लोगों के खिलाफ एक्शन का फैसला हो गया, इंशाल्लाह ताला करेंगे। देखिए हमारी नीयत साफ है, हम निज़ाम की तब्दीली के लिए आए हैं। राना सनाउल्लाह और इनकी लीडरशिप के लिए जिन लूट लोगों मार ने और अपनी चीनी जात को के फायदे बरामद के लिए करने नहीं का आए फैसला इक़्तिदार में। किया, जिन लोगों ने डकैती का मौका फराम किया, राइट, वो बैठे उस्मान हैं डार वज़ारतों में। साहब, राना सनाउल्लाह साहब, आप दोनों का प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन, इंतहाई अहम रिपोर्ट है ब्रॉडशीट कमीशन की जो जस्टिस अजमत सईद शेख साहब ने लिखी है, और इसमें तमाम फैसला साजों को कम से कम एक दफ़ा ये रिपोर्ट पूरी पढ़ लेनी चाहिए। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इतना इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,